तो स्वागत है आज के इस और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का हिंदी जो है साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी दोनों के लिए अच्छा होने वाला है। प्रेम माधुरी और यमुना छवि के अभ्यास प्रश्न का हल पदयांश पर जो आधारित प्रश्न है, आज उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो दूसरा आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज हम यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। दोस्तों आपको जो महंगे महंगे बैच खरीदते हैं फिर उसके बाद पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको फ्री में पढ़ना है। अमीर और गरीब दोनों जो बच्चे होते हैं, गरीब भी पढ़ सकते हैं, अमीर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है संकेत। पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आप फेयर कॉपी बनाना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, आप टॉप 10 में पहला रैंक लाना चाहते हैं भाई साहब, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कॉपी पेन लेकर नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। और आपका पहला प्रश्न है पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका का वाला है संकेत, कंठ लगा भैया। आपका संकेत जो है सेम छाप लेंगे मित्र, ठीक है, नहीं तो आप स्वयं लिख लेना, ठीक है। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता भारतेंदु जी है। या इसी प्रश्न को दो तरीके से पूछता है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो भाई आपको वहाँ भी संदर्भ लिखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप एग्जाम में ऐसा करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित होता है। अगला आपका है व्याख्या। व्याख्या क्या है चलिए देखते हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि गोपिकाएं एक दूसरे को संबोधित कहती हैं, हे प्रिय, संसार में यह रीति है कि विदाई के समय लोग गले लगाते हैं, तो हमारे प्राण जाने का समय हो गया है। आप हमें एक बार गले लगा लीजिए। बाप रे बाप। उपर्युक्त पदांश में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पदांश में अनुप्रास उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है उपर्युक्त पदांश का किस छंद में है? उपर्युक्त पदांश किस छंद में है? उपर्युक्त पदांश मत्त गयंद छंद में है। इस पदांश में नायिका का किस दशा में भाव चित्रण किया गया है? नायिका का देखते हैं। इस पदांश में कवि ने नायिका का प्रेम का विरह व्यंजना भाव का चित्रण किया गया है। अच्छा, नायिका मतलब क्या होता है और नायक मतलब क्या होता है? नायक मतलब होता है हीरो और नायिका मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। संकेत व्यापक ब्रह्म नहीं मानती है, ठीक है, नहीं मानते, अभी बताता हूँ। पहला संदर्भ आप सेम छाप लेंगे, ठीक है ना, संकेत भी सेम छाप लेंगे। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड पहला पाठ प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसंग जो है इस बात को बताता है कि व्याख्या में क्या वर्णन किया गया है, उसी को शॉर्ट में बताता है। प्रसंग में उद्धव के द्वारा बताया हुआ ज्ञान गोपिकाओं को अच्छा ना लगा। ओके, आगे देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिका उद्धव से संबोधित करती है कि आप उनसे ये कहना कि हम उनके अलावा किसी और को कुछ जानते ही नहीं। उन्हें आप ये कहिए कि हमारे जो आँख हैं वे मानती ही नहीं, निरंतर आंसू करती रहती हैं, मतलब आंसू बहता रहता होगा मान लीजिए। इस पदांश में कवि ने ब्रह्म को किस स्वरूप महत्ता दी है? इस पदांश में कवि ने ब्रह्म को निराकार स्वरूप का महत्ता दिया है। यूं लिख दो महत्व या महत्ता होगा, देख लेना आप लोग। वैसे गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं? गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि आपके द्वारा जो बताया जा रहा वह संपूर्ण धरती जो है वह ब्रह्म से ही पूर्ण है। इसमें ईश्वर का व्याप्त है, वो जल थल सब जगह पर रहता है। हमें भी भली प्रकार से जानते हैं, लेकिन हमें तो श्री कृष्ण के अलावा कुछ और ही जानते नहीं। लेकिन हम तो श्री कृष्ण के अलावा किसी और को जानते ही नहीं। हमें उनके अलावा ज्ञान वगैरह पता ही नहीं। और आगे गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, आप वहाँ जाकर उनसे यह कहना, हम तो कुछ जानते ही नहीं,
हम तो श्री कृष्ण जब तक देखी नहीं तब तक हमारी आंखें मानती ही नहीं, निरंतर आंसुएं बहा करती हैं। बाप रे बाप। इस संसार में कौन सा रस है, इस पद्यांश में कौन सा रस है? पद्यांश, मैंने संसार पढ़ दिया। पद्यांश, भाई पद्यांश में रस जो है हास्य है, रो रही है ना, इसलिए हास्य रस है। गोपिकाएं व्यापक ब्रह्म को किस रूप में जब मानती हैं? गोपिकाएं ब्रह्मा को निराकार रूप में मानती हैं। गोपिकाएं सदैव किसके बिना बेहाल है? गोपिकाएं सदैव श्री कृष्ण के बिना बेहाल है। सर्वव्यापक कौन है? निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक है। किसने किसको छोड़कर किसको ज्ञान की चर्चा रुचिकर नहीं अच्छी लगती? बाप रे। किसको छोड़कर किसको ज्ञान की चर्चा रुचिकर नहीं लगती? श्री कृष्ण को छोड़कर गोपिकाएं के ज्ञान की चर्चा रुचिकर नहीं लगती, मतलब उनके अलावा किसी और मंच पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पद में प्रयुक्त छंद का नाम सवैया छंद है। ठीक है, सवैया छंद है, सवैया छंद है, सवैया छंद है। संकेत, रोक ही जाऊं, हमें समझाइए। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी पदखंड पहला पाठ प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता भारतेंदु जी हैं। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी पदखंड पहला पाठ प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। संदर्भ हो गया। ठीक है मित्र, संकेत आप सेम छाप लेना। ठीक है, आगे जो था रोका ही जो तो उसको वाला। ठीक है, और आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है। कवि कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कृष्ण जी की जाते हुए रोकेंगे तो अमंगल होगा, अगर हम कुछ ना कहें तो हमारे स्नेह का नाश होगा। अगला है आपका, नायिका द्वारा जगत का किस प्रकार का वर्णन किया गया है? नायिका द्वारा जगत का गोपिकों का श्री कृष्ण के वियोग का वर्णन किया गया है। अगला है आपका, पद्यांश में नायिका किस दशा का वर्णन किया गया है? पद्यांश में नायिका के प्रेम माधुरी दशा का वर्णन किया गया है। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आपका 3 प्रश्न समाप्त हो गया, गा वाला। ठीक है, यमुना छवि का 3 मुख खत्म हो गया। अब वो यमुना छवि नहीं, वो प्रेम माधुरी वाली थी ना, उसी का खत्म हो गया, नायिका वाली का। अब यमुना छवि को देखते हैं। तो भाई संकेत आप सेम छाप लेंगे, का बहु होत जल आवती। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड यमुना छवि नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता भारतेंदु जी हैं। व्याख्या आपका क्या है? कवि कहते हैं कि हवा चलने से ऐसा लगता है कि सैकड़ों चंद्रमा हो गया हो। अच्छा, ये बात है। और प्रकट दूर चला जाता, हवा चलने से लहरें उड़ती है और यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब सुशोभित हो रहा है। बड़ी। चलिए आपका उत्तर देखते हैं। कवि को यमुना नदी जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति होती है? उत्तर है आपका, कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर यह अनुभूति हो रहा कि हवा चलने के कारण ऐसा लगता है कि सैकड़ों चंद्रमा हो गया है और प्रकट होकर दूर चला जाता है। हवा चलने से लहरें उड़ती रहती हैं और यमुना जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब सुशोभित हो रहा है। मानो ऐसा लगता है कि चंद्रमा यमुना के जल में लौट रहा और डोलते फिरते अथवा तरंग रूपी डोर के पकड़कर क्रीड़ा करते हुए, अथवा ऐसा लगता है कि कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है। बाप रे। फिर से देखो शुरू से एक बार। कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर यह अनुभूति हो रहा कि हवा चलने के कारण ऐसा लगता है कि सैकड़ों चंद्रमा हो गया है और प्रकट होकर दूर चला जाता। हवा चलने के कारण लहरें उड़ती रहती हैं और यमुना जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब सुशोभित हो रहा है। मानो ऐसा लगता है कि चंद्रमा यमुना जल में लौट रहा है और डोलते फिरते अथवा तरंग रूपी डोर को पकड़कर क्रीड़ा करते हुए, अथवा ऐसा लगता है कि कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है। चंद्रमा की प्रतिबिंब पतंग की भांति चंद्रमा की प्रतिबिंब पतंग की भांति इधर उधर दौड़ रहा है। कोई ब्रज स्त्री यमुना जल में स्नान करते हुए चली आ रही है। मतलब ये पतंगिया वाला कहानी समझ में आ गया कि पतंग की तरह इधर उधर डोल रहा है, लेकिन
उतने राति कौन स्त्री नहाने जाएगी, यही नहीं समझ आया। कोई ब्रज स्त्री यमुना के जल में स्नान करते हुए चली आ रही है, पहुंच नहीं पाई, मतलब नहीं तो इस कवि को ना टपका देती, पक्का टपका देती इनको। कि क्या नाम है इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर ये स्त्री चली जाती ना तो टपका देती इनको। पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? इस पद्यांश में कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का मार्मिक वर्णन किया। बाप रे। मन सास भर जुमल जन लोटत डोले में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच अलंकार को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। संकेत तरणी तनुजा मन सुख लहत। अब मैंने परास अलंकार आई कहा कि मित्ता का आवृत्ति कई बार है। तरणी तरुजा तट तमाल तरुवर मारे खता। पहला शब्द था ढेर कहना, ऐसे जगह ना मारे का अलंकार हो। जैसे चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी के रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, चाय में ज़्यादा है ना। तो भाई यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड यमुना छवि नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं? कवि की यमुना तट पर वृक्ष झुके हैं तथा यमुना के जल स्पर्श करने हेतु बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, इसलिए छाए हुए हैं। अच्छी बात है, जब पानी रहेगा तो पेड़ हरा भरा छायादार होगा ही। तरणी तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? पूछ लिया ना, पचा नहीं इसको। तरणी तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाय में ता वर्ड की आवृत्ति बार बार होने के कारण तरणी तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाय में तावर की आवृत्ति बार बार होने के कारण। अब लिखे हैं अनुप्रास अलंकार। अब दिखाया अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आ गए ना, मानस ना कि धव मुकुर में लखत उझते निज निज शोभा का आशय स्पष्ट कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तमाल के वृक्षों यमुना के जल में जल रूपी दर्पण में अपने सौंदर्य देख रहे हैं। यमुना तट पर वृक्ष किस रूप में सुशोभित हो रहे हैं? यमुना तट पर वृक्ष झुके हैं तथा यमुना का जल स्पर्श करने हेतु बड़े बड़े सुशोभित हो रहे हैं। अच्छा ये बात था, तभी झुके हैं। वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं? वृक्ष जल के दर्पण में अपने सौंदर्य को देख रहे हैं। सोच रहे होंगे कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। मनु आपत वारन तीर में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका गा वाला है, मतलब यमुना छवि का गा वाला है। मनु जुग जात जमुल जल कसरत करत, यही वाला संकेत आप सेम छाप लेंगे। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड पहला पाठ यमुना छवि नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। संदर्भ जो है आप सेम छाप लेंगे। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड पहला पाठ यमुना छवि नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता भारतेंदु जी हैं। आपका प्रसंग क्या है? प्रसंग भाई बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, जो लोग महंगे महंगे बैच खरीदने के बाद पढ़ाई करते हैं इंटर में, फिर कहीं जाकर 80% लाते हैं, ठीक है, अगर आप उसी तरह पढ़ना चाहते हैं, उससे बेस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो भाई अपना नुकसान मत करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो तुरंत। ठीक है, प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। मैं एकदम फ्री में सिखा रहा हूँ यार, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो। कवि कहते हैं कि यमुना जल में चंद्रमा का छाया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है और कभी गायब हो जाता है। चंद्रमा के गायब होने पर कृष्ण पक्ष आ जाता है और चंद्रमा के प्रकट होने पर शुक्ल पक्ष आ जाता है, अथवा ये दोनों पक्ष प्रत्यक्ष रूप से यमुना के जल में मिल गए हों। कवि को ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने तारागणों को ढकने के लिए प्रकट हो जाता और पूर्ण रूप से छिप जाता। अच्छा, कसरतें करते कौन दिखाई पड़ रहा है? चंद्रमा रूपी पहलवान। बाप रे, पहलवान भी हो गए जी। मैं को दिन गए थे, सीधे युद्ध किए थे। चंद्रमा रूपी पहलवान ही कसरतें करते दिखाई पड़ रहा है, मतलब डंबल उठा रहा है, जिम कर रहा है, सपाट लगा रहा है, बॉडी बना रहा है, कसरतें कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है
यही आपका उत्तर है। तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है? यमुना का जल तरंगे उत्पन्न कर रहा है, हवा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन क्या करो, जो सही हो, जो कवि ने कहा उसी को लिखना पड़ेगा। यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखने व छिपने की तुलना कवि किससे करता है? यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखने पर शुक्ल पक्ष और छिपने पर कृष्ण पक्ष, ऐसा तुलना कवि ने किया। कवि द्वारा यमुना जल की छवि का किस समय का वर्णन किया गया? किस समय का वर्णन किया गया? ठीक है, देखते हैं इसको। कवि द्वारा यमुना के जल में छवि का वर्णन चांदनी रात के समय में किया गया। अंधेरे में गए रहन है, बच के चलायन खैर मनाओ। कवि ने चंद्रमा ने किन रूपों का वर्णन किया? कवि ने चंद्रमा के विभिन्न रूपों या योद्धा रूपों का वर्णन किया है। अगला है या अगला खत्म है? लास्ट है। जात जमुल जल, भाव जा तो मतलब ये जात जमुल जल में अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बस आप कमेंट कीजिए। और हाँ, मैंने जो वीडियो में बोले हैं, मैं